नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो मध्य प्रदेश में एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में एक नया घमासान छिड़ गया। शुरुआत तब हुई जब ममता बनर्जी ने संभावना जताई कि केंद्र सरकार दिसंबर में लोकसभा के चुनाव करवा सकती है। वो बात आगे बढ़ी और यहां तक पहुंच गई कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं और इसके मद्देनजर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिले और माना जा रहा है कि सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी भी बना दी है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। हालांकि अभी सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी होना बाकी है। तो 5 दिनों का जो विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाया गया है, उसमें 5 अहम बिल लाए जा सकते हैं, चाहे वो महिला आरक्षण का मामला हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो या फिर ओबीसी आरक्षण का मामला हो। ऐसे कई अहम मसौदे इस 5 दिनों के विशेष सत्र में लाए जा सकते हैं और नई संसद में ये सत्र लगेगा। लेकिन इनमें जो सबसे अहम बात है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक साथ पूरे देश में चुनाव कराए जाने का मुद्दा। बहुत साल पहले या कहें बहुत दशक पहले ऐसा हुआ भी है जब देश में एक साथ चुनाव हुए, यानी विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव। और यह मुद्दा 2015 में फिर उठा, 2020 में पीएम मोदी ने बात दोहराई, लेकिन बात आई गई हो गई और लगा कि शायद यह संभव नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं और ऐसा लग रहा है कि इससे जुड़ा एक बिल संसद के जो नई संसद में जो सत्र विशेष सत्र बुलाया गया कहना चाहिए, उसमें बिल लाया जा सकता है। और पक्ष और विपक्ष की ओर से अब कई तर्क दिए जा रहे हैं। भाजपा जहां कह रही कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, वहीं जो गैर भाजपाई दल हैं या जो INDIA के घटक दल हैं वो अभी से इस पर आपत्ति जता रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि आखिर इस वक्त इसकी जरूरत क्या है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये अटकल है, कवायद है। और ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते पीएम मोदी ने संसद में वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहा था, जरा आपको रिकॉल करवाते हैं। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। और मैं बताता हूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं। पीएम मोदी ने कुछ समय पहले बयान दिया था संसद में और उन्होंने फायदे गिनाए थे कि आखिर क्यों एक साथ देश में चुनाव कराए जाने चाहिए। इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनका परिचय करवाते हैं। भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ में। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ में। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता योगेश यादव जी, आपका बहुत स्वागत है योगेश जी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी, आपका स्वागत करते हैं। पहला कमेंट दुर्गेश जी आपसे, विपक्ष पूछ रहा है भाई क्या जरूरत है वन नेशन वन इलेक्शन की, और इसी वक्त क्यों याद आई जब ममता बनर्जी ने यह शिगुफा छेड़ा कि दिसंबर में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, यानी 5 महीने पहले लगभग, क्योंकि मई में अगली सरकार का गठन होना था। लेकिन ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की अचानक से बात निकली, संसद का नया विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा नई संसद में, क्या जरूरत महसूस की जा रही है डॉक्टर साहब? देखिए दीपेश जी, सबसे पहले तो मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन
इस थ्योरी पे अगर देश काम करेगा तो जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि पावर बनता है, विकास कार्य की गति बनी रहती है। बार बार चुनाव करने से अनेकों अनेक पूरा सिस्टम है, अपना इको सिस्टम वो जो चलता है वो जनता की गाड़ी कमाई से चलता है। जब हम देश में 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था दिपेश जी, तब उसका कुल खर्च 11 करोड़, और अब जो 2019 में हम लोकसभा चुनाव हुए उसका खर्च जो था वो 60,000 करोड़ का भारी भरकम बजट था। तो यह सब एक अपने पैसे को, अपने सबकी जो मैन पावर, मनी पावर और स्किल्स जो है लोगों की, उन सबको एक करने के लिए वो सब चीजें हैं, और उसका स्वागत मुझे लगता है कि देश भर को करना चाहिए। हमारे देश में भी पूर्व में भी आप देखेंगे, जब 1952 का चुनाव हुआ था, 57 का चुनाव हुआ था, 62 का चुनाव हुआ था, और 1967 में एक साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हुए थे। तो उसमें निश्चित रूप से देश का एक जो विकास की गति होती है वो तरक्की रहती है। बार बार चुनाव कराने से कभी पुलिस फोर्स, कभी क्या, कभी बात, अनेक चीज इलेक्शन में लगती है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है ये। निश्चित रूप से उस पर्व को मनाना चाहिए। 5 साल में एक बार जब हम इस चीज को करेंगे तो निश्चित रूप से खर्चों में भी कमी आएगी। लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन कैसे होगा, संभव कैसे होगा भाई? अभी हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव, अब आप क्या चाहेंगे कि वहां की सरकार भंग कर दी जाए? हाँ, 4-6 महीने हुए नहीं है, फिर वहां पर कर्नाटक के लोग फिर वोट डालने जाएंगे तो और भाई अगले साल ठीक है, इस साल 5 स्टेट में, अगले साल 6 स्टेट में, हर साल 5-5, 6-6 स्टेट में चुनाव होते आए हैं, तो कोई बुराई नहीं, आसानी से हो भी जाते हैं जी। देश में आजादी के बाद से चुनाव हुए, और चुनाव के भी आप देखेंगे कि 5 टेन्योर के चुनाव चलते रहे, पर कई जगह विधानसभा भंग हुई, कई जगह ये हुआ, इस वजह से बिछड़ के चले गए। और अब तो ये वो हो गया कि विधानसभाओं के चुनाव अलग हो गए, लोकसभा के चुनाव एक अच्छी बहस इससे होनी चाहिए। जिस चीज को आप बात कर रहे हैं कि ये सब मुद्दे आने चाहिए, इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और बात हो के एक जो सूटेबल देश के लिए हो, जो देश हित में हो, जो जनहित में हो, तो सबको शेरोदारे करना चाहिए। विपक्ष कह रहा है हमसे बिना पूछे ये सब कवायद आप लोगों ने शुरू कर दी है, कमेटी बन गई, पूर्व राष्ट्रपति को अध्यक्ष बना दिया, ये सब क्या है डॉक्टर साहब? क्योंकि भाई इतना बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हो तो पहले हमें लगता है कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी। दुर्गेश जी दुर्गेश जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए हम लोग आएंगे आपके पास में। योगेश जी से कमेंट हम लेते हैं। योगेश जी, तो वैसे तो आप लोगों की पार्टी, आप लोगों के जो सहयोगी दल हैं INDIA के, वो सब तो विरोध करना शुरू कर दिया, आपका क्या मत है भाई? दुर्गेश जी ने अच्छे से समझाया कि हर साल कहीं ना कहीं 5-5, 6-6 राज्यों में चुनाव होते हैं, ठीक है, मैन पावर लगता है, खर्चा होता है, फोर्सेस को इधर से उधर डाइल्यूट करना पड़ता, तमाम चीजें होती हैं, क्या बुराई नजर आ रही है आपको ये वन नेशन वन इलेक्शन में? देखिए दीपेश जी, आपने मेरे जो प्रश्न को आपने छोड़ा है, और शायद दुर्गेश जी इस मामले में निरुत्तर होने के कारण उन्होंने लाइन को काट दिया। प्रश्न तो यही उठता है कि आपने इस पर चर्चा क्यों नहीं की? जो आपने अभी कहा, विपक्ष की चर्चा से सत्तारूढ़ दल घबराता क्यों है, प्रश्न इस बात का उठता है। प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि इस पे चर्चा की जानी चाहिए, तो चर्चा करने का मौका कहाँ है? नहीं तो आएगी ना चर्चा का मौका, महाराज जब संसद लगेगी। अभी तो मैंने अपनी तरफ जवाब भी देता हूं मैं जो सवाल, ये भाई जब संसद में बिल पेश होगा तो तमाम दलों को मौका मिलेगा कि वो बात रखें इस बिल पर, क्योंकि ऐसे नहीं कि हवा में कानून बन गया, साइन हो गए। वो तो कमेटी का गठन इसलिए कि वो अपनी सिफारिशें हो सकता पेश करे, वो बताए कि संभव है नहीं है, तो एक मसौदा तैयार करने के लिए रामनाथ जी को ये जिम्मेदारी दी गई। तो संसद में चर्चा तो होगी, इससे आप निश्चिंत रहिए। योगेश जी देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी को किसी भी चर्चा में लाभ मिलता है, और जो हठधर्मिता से वो जिस कार्य को करना चाहते हैं वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो सत्तारूढ़ दल को इस बात का लाभ मिलता है, मेजोरिटी का लाभ मिलता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। चर्चा आप पहले करें ना, आप जनता के बीच में चर्चा करें, आप जनमत संग्रह करें कि हम ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे का जो उद्देश्य निहित है वो राजनीतिक उद्देश्य है। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेता इस बात को लेकर घबरा रहे हैं
कि जो स्टेट चुनाव है, स्टेट चुनाव में इनकी हालत दिन पर दिन पतली होती जा रही है। अभी राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, छत्तीसगढ़ हारेंगे, ये तो लगातार आपको तो 3 खुश बड़े होना स्टेट। चाहिए, साथ देना कि भाई जहां राज्य सरकार को हराने जाएंगे वहां पर वो बीजेपी को भी केंद्र में भी हरा देंगे, तो आपको तो सहयोग देना चाहिए कि भाई ठीक है करा लीजिए, भी जनता गुस्से में है तो मारेगी हथौड़ा, वो राज्य में भी हराएगी केंद्र में भी हराएगी योगेश जी। इसके पीछे का इनका राजनीतिक कारण यह है कि ये चाहते हैं कि हम जो मध्य प्रदेश, जो स्टेट के पाप हैं, वो पाप को हम ढक लें। मोदी जी और के चेहरे इस के जगह- पीछे, यानी आप नहीं, मानते हैं कि नहीं, मोदी जी नहीं, के- नहीं, नहीं, बिल्कुल हाँ। नहीं मानता हूँ, अच्छा। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ मोदी जी का चेहरा। हाँ। उनका भ्रम हो सकता है, उनकी काल्पनिक भ्रमता हो सकती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता है, हाँ। लेकिन ये उनका भ्रम है। मैं भ्रम टूटते हुए इसलिए देख रहा हूं कि वो देश के मुद्दों से इतर बात क्यों कर रहे हैं। आज देश में प्रधानमंत्री जी को महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, निजीकरण की बात करना चाहिए, अब वो चुनाव का मुद्दा लेकर आ गए। और ये जो विशेष सत्र बुलाया है सिर्फ इसलिए कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए। आज इनको पहले भी एक बार अटल जी के समय फील गुड हुआ था, उन्होंने 6 महीने पहले चुनाव करवा लिए थे, उसके बाद क्या हश्र हुआ, इनकी सरकार चली गई थी। तो ये फील गुड में हमेशा रहते हैं। इनका जो एक राजनीतिक जो गठजोड़ होता है ना, जिसको शतरंज की चालें कहते हैं, उसके अधीन ये करते हैं। इनको देश से कुछ नहीं लेना देना, देश की महंगाई से कुछ लेना ठीक है। देना, कितना किस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना चुनाव पर खर्च आएगा, ये सब इतर बातें हैं। ये सिर्फ बातें प्रस्तुत करने के लिए है। मोदी जी ने कहा भाई तमाम राजनीतिक दल के नेता कहते हैं कि भाई एक साथ चुनाव होना चाहिए, काम कितना बाधित होता है, प्रभावित होता है, खर्चा भी कम हो जाएगा, ये भी आकलन साफ समझ में आता है भाई कि आपने भी इतने चुनाव देख लिए होंगे जी। तो जी, यदि हाँ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो क्या आप मान लें कि वो सच कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को कौन से विपक्ष के नेता ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? आज चलिए आज इस बात देश को नहीं का- भी मानते, लेकिन दीपेश जी, हाँ। एक महत्वपूर्ण बात है, आज देश का शुभ संकेत है, संपूर्ण विपक्ष ने एक बार मिलकर इंडिया लाओ, इंडिया बचाओ का नारा दिया है, और ये देश के लिए शुभ संकेत है। अब इनके दिन जाने वाले हैं, तो इस तरीके की नए नए फितूर ले लेकर आ रहे हैं कि अब ये होगा, अब वो होगा, जबकि देश ने इनको नकार दिया है महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण के कारण। चलिए दुर्गेश जी से हम लेंगे जवाब, लेकिन जरा रवि जी का कमेंट हम ले लें। तो रवि जी, जब ये संसद के विशेष सत्र की बात उठी थी, आपके मन में भी बात आई थी कि हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार आगे बढ़े। पक्ष विपक्ष में बहुत सारे तर्क हैं और दोनों पक्षों के तर्कों को देखें तो वो भी जायज लगते हैं। मैं बिल्कुल खुल के कहूंगा कि दोनों ही दल अपनी अपनी बात बिल्कुल ठीक तरीके से, या दोनों पक्ष जो हैं रख रहे हैं कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन होता आया बहुत साल पहले, बहुत दशक पहले, लेकिन आज के टाइम में क्या संभव है? क्या वाकई इसके फायदे हैं या नुकसान ज्यादा हैं? और फिर केंद्र सरकार आखिर क्यों ला रही इस मोमेंट पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात? रवि जी। एक तो मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि क्यों ला रही, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से आर्थिक विकास यानी भारत को जो अर्थशक्ति बनाने की बात हो रही है, 5वें से 10वें से 5वें नंबर पर आ गया है भारत, और अब प्रधानमंत्री का दावा है कि अगर वो उन्हें अगला मौका मिलता है तो वो 3रे नंबर पर ला देंगे। तो एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो देखिए तमाम जो खर्च होता है हर राज्यों में, इस साल 9 राज्यों के चुनाव हैं, 2023 में, 2024 में 5 राज्यों के और लोकसभा के चुनाव हैं, फिर 25 में चुनाव है। तो एक तो चुनाव में संसाधन, आर्थिक जो खर्च है वो तो है ही, इसके अलावा एक बड़ी संख्या में देखिए लगभग 2 महीने आचार संहिता लागू रहती, उस दौरान कोई नीतिगत फैसले नहीं होते, विकास कार्य शुरू नहीं होते, लगभग 5-6 महीने का समय ऐसे ही निकल जाता है जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं। बल्कि आप तो ये कहिए कि नया जब वित्तीय वर्ष आता है उसके बाद का जो बजट, अभी मध्य प्रदेश के उदाहरण देख लें तो अगली सरकार जो बनेगी वो अप्रैल मई के बाद ही काम कर पाएगी, क्योंकि नया बजट आएगा, उसके बाद मई जून जुलाई, आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, मतलब एक लंबा समय, कहीं ना कहीं 1 साल लगभग प्रभावित होता है। तो एक तो ये वाली बात तो ठीक है रवि जी, वो भाई हाँ। जो तर्क है वो भाई, अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, देखिए जो इस मामले में जो एक प्रतिक्रिया है अभी तक आई है, एक तो छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम है सिंहदेव जी, उन्होंने उसका स्वागत करा है। कमलनाथ जी ने भी कहा है, उन्होंने कोई उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है, अगर संसद में ये पारित हो भी जाता है तो राज्यों की अनुमति जरूरी होगी, ये बात उन्होंने कही है। और राज्यों की अनुमति तो अब देखिए कि अब अगर मान लीजिए राज्यों की अनुमति की बात आती है ना, राज्य भी उसमें सहमत होना चाहिए। आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में 11 राज्यों में बीजेपी शासित राज्य हैं, 4 में मिलीजुली सरकार, यानी 15 राज्यों में एक तरह से देखा जाए। तो उन्होंने भी, कमलनाथ जी ने भी ये बात कही कि आप ठीक है भाजपा शासित राज्यों के लोकसभा के चुनाव एक साथ करा सकते हैं, लेकिन बाकी का क्या होगा?
तो इस तरह की कई बातें हैं, अभी इस पर चिंतन मंथन होगा। अभी हालांकि जब बहुत केंद्र प्राथमिक को दिख दृष्टि। रहा है कि इतना आसान अब रास्ता सवाल नहीं यह है। है कि देखिए ये पहला तो फिर मौका क्यों ला रही है केंद्र नहीं। सरकार जब दिख रहा है? हाँ। दूसरा बात देखिए, अब किसी ना किसी को तो मुझे लगता है मोदी जी इस मामले में इस तरह के नवाचार करने में उन्होंने बड़ा बड़े कई फैसले कड़वे लेने अनुभव हैं। लिए हैं। और ऐसे राजनेता, मैं समझता हूँ, मैं उसे बीजेपी या कांग्रेस से नहीं देख ठीक रहा हूँ, इतने कड़वे अनुभव लेना जिसका नफा नुकसान दोनों हो सकते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो। अब जैसे रिजर्वेशन जैसे मामले में देखिए, आज कोई हिम्मत नहीं कर पाता, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई दल। जबकि एक तरह से सब जानते हैं, सब इसको स्वीकार करते हैं दबे मन से कि हाँ ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाला काम है, लेकिन चल रहा है देश में। तो इस तरह से जो कड़वे फैसले लेने में देखिए एक माहिर है। अगर मान लीजिए गैस सिलेंडर की सब्सिडी बरसों से चली आ रही थी, अरबों रुपए उस पर खर्च हो रहा था, बंद कर दी उन्होंने। तो इस तरह के कटु निर्णय लेने में वो उन्हें माहिर था। तो अगर वो चाहते हैं कि एक यानी तो नहीं, आपको क्या लगता है कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं है क्या बीजेपी का? दूसरी बात यह है दीपेश जी कि एक चीज मैं और बता दूं इसमें, एक तो देखिए राज्यों की अनुमति जरूरी है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं, ये पहली बार हुआ है। अब ये आपको ध्यान होगा, पिछले मानसून सत्र में ये जो विधि मंत्री है अर्जुन मेघवाल जी, उन्होंने ये बात कही थी कि हमने पूरा रोड मैप बनाने का काम विधि आयोग को सौंप दिया है। और हो सकता है हालांकि ये ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा हो ये बात, लेकिन उन्होंने ये बात कही। और उससे पहले 2018 में जो आयोग बना था उसने पूरी सिफारिश की है, और उसने 4-5 तरीके के जो सुझाव दिए हैं, वो सुझाव भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि आप चाहें तो इसे, एक तो उन्होंने ये कहा था कि विधानसभा पूरे उसमें भंग करते हैं, फिर करा दें, 2 फेज में कराने की बात भी कही थी। और उन्होंने इसको मतलब कई 4-5 तरीके के सुझाव भी दिए, और साथ में यह आशंका भी जाहिर की थी कि अगर किसी राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आने पर सरकार गिर जाती है, और फिर क्या होगा? तो उन्होंने उसका भी उपाय बताया कि जब तक दूसरी सरकार पे भरोसा नहीं हो तब तक विधानसभा या लोकसभा को भंग ना किया जाए। मतलब कई तरीके के सुझाव है, ऐसा नहीं। और जहां तक देखिए जो अब संविधान की बात है कि संवैधानिक स्थिति क्या बनती है, मुझे लगता है कि जो संवैधानिक स्थिति, जो आर्टिकल, जो 1951 का जो आर्टिकल है, आरपीए एक्ट है 1951, एक तो उसमें सबसे पहले उसमें संशोधन करना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 368, जो कि 356 में तो आपको सरकार बर्खास्त करने का हक है, लेकिन 368 में आपको इसमें संशोधन करने पड़ेंगे। तो इस तरह के सुझाव संशोधन करने के बाद भी उसमें राज्यों की अनुमति अनिवार्य होगी। तो एक राय बनाना तो इसमें बहुत जरूरी होगा। तो इतना आसान नहीं है मुझे लगता है। अगर कुछ राज्यों के साथ लोकसभा के हो जाते हैं, ये संभावना बनी हुई है। दुर्गेश जी से हम पूछ लेते जल्द। दुर्गेश जी, आसान है नहीं, संभव है नहीं, बहुत उठा पटक करके भाई ठीक है 370 हटा दी, कश्मीर से चल गया वहां तक मामला, लेकिन यहाँ तो पूरे देश में चुनाव एक साथ ना फिजिकली संभव है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई इतना खर्चा बच जाता, उतनी फोर्सेस कहाँ, आपको पता है चुनाव के समय एक जगह चुनाव होते तो पूरी फोर्स को उठा के दूसरी जगह भेजना पड़ता, फिर वो वहां जाकर के चुनाव कराती है। तो ये सब चीजें कैसे संभव होंगी? दूसरा, फिर राज्य जब मानेंगे ही नहीं, हाँ वो कह रहे हैं, और संसद में अगर आप कानून बना भी देंगे एक लाइन का, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, बहुत सारी चुनौतियां दुर्गेश जी आपके सामने। देखिए दीपेश, अगर देश हित में कोई निर्णय हो रहा है और उसमें अगर कोई कठोर निर्णय लेना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि वो स्वागत योग्य कदम। आप देखेंगे कि पूरे देश में 5 साल कहीं ना कहीं इलेक्शंस चलते रहते हैं। आधा मेन फोर्स पूरा, वो आपने आचार संहिता की बात की, आप भी सब चीजों को समझ रहे हैं, पर उसके बाद भी हम ये चर्चा की विषय है, चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा होके निश्चित रूप से देश हित में निर्णय लेना चाहिए। हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं वो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। वो निश्चित रूप से वही पुरानी बातें करते हैं। ये गर्व करते हैं इस बात पर कि हम राहुल गांधी की पार्टी के सदस्य हैं। गर्व है हमें आजादी के पहले से लेके आगे तो नहीं, आजादी के पहले। अरे उनको बोलने दीजिए महाराज जी, एक मिनट जी। दुर्गेश जी, बात हम कह रहे भाई बहुत चुनौतियां हैं, आप चाह रहे हैं कि ये सब एक साथ हो जाए, एक मुद्दा नहीं होगा वो तो हम तो अभी से लिख के दे दें कि कोई आपके उम्मीद करे कि कांग्रेस इस मुद्दे पे आपका साथ देगी या बाकी दल देंगे, तो ये क्या पॉलिटिकल किया? हमने 370 भी चुनौती थी, हमने उसको स्वीकार किया। 3 तलाक उसको था, वो भी चुनौती थी, हमने स्वीकार किया। लगता है दुर्गेश से संपर्क टूट गया है, दोबारा जल्दी से जोड़ेंगे हम, लेकिन तब तक हम रवि जी से एक चर्चा कर लेते। रवि जी, क्या लगता है पॉलिटिकल फायदा क्या हो सकता है? देखिए भाई, विधानसभा चुनाव को लेकर ये भी तो लड़ाई चल रही थी, कांग्रेस अपने दम भर रही है, बीजेपी अपने दम भर रही है, 2 राज्यों में तो वैसी कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ राजस्थान, ठीक है, हम वहीं उलझे हुए थे। उस बीच में ये नई बात जो आ गई है
कि भाई एक साथ चुनाव, तो आपको क्या लगता है क्या दिसंबर में संभव है लोकसभा के चुनाव अगर होते हैं तो? क्योंकि तीनों राज्यों में अब बाकी जहां भी चुनाव होने वहां सब दिसंबर एंड तक लगभग कार्यकाल खत्म हो जाएगा सरकार का, या यूं कहें कि नई सरकार का गठन जरूरी हो जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या पॉलिटिकल फायदा हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है भाजपा को? देखिए दीपेश जी, पॉलिटिकल पार्टी, देखिए जोखिम तो पूरा है। इसका फायदा कांग्रेस को भी हो सकता है, इसका फायदा बीजेपी को भी हो सकता है और किसी और दल को भी हो सकता है। तो जोखिम ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है देखिए, चूंकि मतदाता देश भर के जो मतदाता है, अगर ऐसा होता तो आज सारे देश में जो है बीजेपी का सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, लेकिन नहीं है। आप देखिए क्षेत्रीय दल कई जगह राष्ट्रीय दलों पर हावी है। तो निश्चित तौर पर देखिए ये एक अलग विषय हो गया, फायदा किसे होगा, नुकसान नहीं, एक भाई ये देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल, 2018 में क्या नतीजे आए थे? 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई, भाजपा की सरकार गिर गई, ठीक है। और 19 में आप देखिए वही स्टेट और भर भर के लोकसभा की सीटें दी। लेकिन अब जिस मेंटालिटी के साथ मतदाता जा रहा, मान लीजिए गुस्सा है, आक्रोशित है सरकार से, राज्य सरकार से, और किसी भी राज्य की हो सकती है, तो आपको नहीं लगता कि फिर वो एक ही बटन दबाएगा, दोनों जो भी उसको दल चुनना होगा? या आपको लगता है कि नहीं, राज्य में उसने कांग्रेस को दे दिया, लोकसभा में उसने मोदी जी को दे दिया, भाजपा को दे दिया, ऐसा लगता है आपको कि 2 वोट डाल के आएगा मतदाता? जी देखिए दीपेश जी, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो कड़वे निर्णय लेने के लिए एक साहसी नेता के तौर पे जाने जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि देश में अभी तक इस तरह के कड़वे निर्णय लेने का साहस किसी और राजनीतिक दल के नेता ने इतनी हिम्मत के साथ किया हो। तो सबसे पहली बात तो यही मानना चाहिए, अगर वो उनको लगता है कि राष्ट्र हित में अगर खर्च बचाने के लिए, देश का विकास के लिए अगर ये जरूरी है, तो मुझे लगता है देखिए जिस तरीके की संभावना जताई जा रही है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भी होता है, तो जो इस साल देश में 5 राज्यों के चुनाव होना है, तो 3 राज्यों के तो अब जैसे नवंबर में संभावित हैं, उसके बाद 2 और राज्य बचते, तेलंगाना और मिजोरम। तो देखिए जहाँ तक इन 4 मिजोरम को छोड़ दिया जाए तो 4 राज्यों में गठन की जो सरकार गठन की जो तारीख है वो जनवरी के पहले और दूसरे सप्ताह तक है। 14 जनवरी तक राजस्थान की सरकार बनना है, 3 जनवरी तक छत्तीसगढ़ की, 6 जनवरी तक जो है मध्य प्रदेश की, तो इस तरह की तेलंगाना की उसके बाद की तिथि है। तो मिजोरम में केवल जरूर 18 दिसंबर तक सरकार बननी है। और देखिए उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा गणित, चूंकि मैंने इसलिए मुझे ज्यादा संभावना लगती है कि देखिए 2-3 तर्क हैं, हो सकता है सही भी हो, गलत भी हो सकते हैं। कि देखिए सबसे पहली बात तो देखिए कि 3 महीने बाद आपको लोकसभा के लिए आचार संहिता लग जाएगी, यानी मार्च एंड यानी अप्रैल में पूरी संभावना, क्योंकि मई तक आपको चुनाव कराने, 45 दिन पहले आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में केवल 3 महीने का अंतराल है, उस 3 महीने का जोखिम मुझे लगता है कि केंद्र सरकार उठा सकती है 5 राज्यों के एक साथ चुनाव कराने को लेकर। नंबर 1, इसका फायदा क्या होगा, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए बाकी के भाजपा शासित राज्य भी अगर इसमें अपनी सहमति देते हैं, तो निश्चित तौर पर देश में इसमें एक कहीं ना कहीं भाजपा ये संदेश देने में कामयाब होगी कि देखिए वो राष्ट्र के लिए इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है वो राष्ट्र के लिए तो जोखिम नहीं लेना। वो सत्ता का लालच उसे ज्यादा, वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश होगी कि विपक्ष को सत्ता का लालच है, इसलिए सब कुछ ठीक है, संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये बता देना देशवासियों को, देखिए साहब हम तो खर्चा बचाना चाहते थे लेकिन विपक्ष ने साथ नहीं दिया। यहाँ भी क्या विलेन साबित करना चाहते हैं इस मुद्दे पर भी आप विपक्षी दलों को? दुर्गेश जी देखिए दीपेश जी, आज अगर आप जिस जगह पे बैठे हैं, आप जिस संस्थान में बैठे हैं, निश्चित रूप से अगर उस संस्थान के खर्चे कम होंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी उस संस्थान से जुड़ा व्यक्ति होगा उसको बुरा नहीं लगेगा। तो वैसे ही कांग्रेस को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। हर संस्थान के अपने अपने नियम कायदे होते हैं, और देश हित में अगर काम करना है, देश हित को लेकर अगर आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से जो कड़वे फैसले, जो कड़वे घूंट माननीय मोदी जी ने निश्चित ही देश के लिए, कड़वा घूंट साहब नोटबंदी का भी था, पूरे नोट बैंकों में पहुंच गए। अभी ये 2000 का नोट आया, वो पूरे बैंक पहुंच गए नोट, तो कौन सा देश का भला हो गया साहब नोटबंदी से? वही तो बात है कि ये भी वो कड़वा घूंटे ही ना बन के रह जाए कि साहब एक साथ चुनाव हो गए, पता चला इधर का उधर हो गया साहब, वो कुछ हुआ नहीं, फायदा हुआ नहीं है। से कम 8 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं, तो ये बड़ा रेशियो बढ़ा है, और निश्चित रूप से परिवर्तन होते हैं सब चीजों में, समय लगता है उन चीजों 2000 के नोट कितनी खूबसूरती से बैंकों पहुंच गए। कांग्रेस के नेता भी चुप्पी साधे रहे, भाजपा के नेताओं ने मुंह नहीं खोला, सब नोट इधर के उधर हो गए, कोई कानो कान पता ही नहीं चला कौन काला धन दबा के बैठा था।
योगेश जी जल्दी से एक जवाब दे दीजिए, वो लाएंगे तो सही, जैसे भी होगा। चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। खैर, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मुद्दा बेहद गर्म है और कुछ नहीं तो इतना तो प्रचार हो ही जाएगा कि भाई देखिए, हम तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की थीम पर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन विपक्षी दल, उनके लिए भी ये खतरे की घंटी इसलिए है कि वो क्या रिएक्शन देंगे। हालांकि 370 हो, 3 तलाक हो, इस पर भी विपक्षी दल दाएं बाएं होते नजर आए, कोई खुलकर स्टैंड नहीं ले पाए। क्या इस मुद्दे पर भी ऐसा होगा या फिर नहीं खुलकर, क्योंकि इस बार तो सीधे सीधे उनकी सरकारों की बलि भी जा सकती है, चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी की बात हो या कर्नाटक में कांग्रेस की बात हो या बंगाल में ममता की बात हो। तो अब तो सीधे सीधे सरकार के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाता है कि इतनी आसानी से सब कुछ होने देंगे, बड़ा मुश्किल लगता है। और ऐसे में जो ये सब कुछ कवायद चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, इसका क्या होगा वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, योगेश जी और दुर्गेश जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के वन नेशन वन इलेक्शन की प्रोसेस यहाँ पर शुरू होती नजर आ रही है। नई संसद में इस विशेष सत्र में क्या होगा, ये 5 दिन क्या भारत के इतिहास में एक नई इबारत, नए अध्याय जोड़ देंगे, कितना बदलाव आएगा इन 5 दिनों के बाद में, वक्त आएगा। और क्या वाकई मध्य प्रदेश का चुनाव तय समय पर होगा, नवंबर में क्या वोटिंग होगी, दिसंबर में क्या सरकार बन जाएगी या फिर ये भी आगे खिंच जाएगा थोड़ा बहुत, इस सब पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।